तो डियर स्टूडेंट, आज जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ाया जा रहा है। इसे बहुत अच्छे मात्रा में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और ये वन शॉर्ट वीडियो होगा, एकदम अच्छे से क्लियरिटी के साथ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कंसेप्ट जो है वो आपका पावर है। एग्जाम में जब बैठोगे तो 0.01 मार्क्स का भी इससे जो पढ़ा देंगे वही आएगा, एकदम वही आएगा, उससे हट के कुछ नहीं आएगा। आप लोग देख के आओगे एग्जाम तो बोलोगे क्या सर क्या बताए थे, सारा क्वेश्चन बता दिया आप सर, क्या आप पेपर बनाए थे क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं वन शॉट वीडियो, तुरंत एकदम आप लोग चैनल से बने रहे। इसी तरह प्यार आप लोग इस चैनल को करते रहे, देते रहे और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहे। तो चलिए 20/2/2025 को आप लोगों का साइंस का एग्जाम है, एक एक चैप्टर क्लियर कराया जा रहा है और यहाँ पे टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक बताया जाएगा और टॉपिक में कौन क्वेश्चन सीबीएसई कैसे पूछता है वो सारा कुछ आप लोगों को बताया जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं हम लोग का आंख जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आंख नहीं रहता तो कुछ नहीं रहता, ठीक है। तो इसी से एक क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा देता है, क्या देता है, द ह्यूमन आई द कलरफुल वर्ल्ड में एक आंख का आई का लेवल डायग्राम बनाने के लिए दे देता है और लेबल करने के लिए दे देता है नेम। ये कम पूछा जाता है, लेकिन अब जो पूछा जाता है सीबीएसई की तरफ से सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो फंक्शन पूछा जाता है। आप बोले जल्दी से बता दीजिए सर आंख का क्या क्या फंक्शन पूछा जाता है। तो देखिए द ह्यूमन आई में कितना पार्ट है, कॉर्निया है, आइरिस है, लेंस है, सिलेरी मसल्स है, रेटिना है, ऑप्टिक नर्व्स है। तो इसका आप लोग अगर फंक्शन याद कर लोगे, अगर याद कर लोगे, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह आया है, बहुत बड़ा आया है। स्टेट इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। ब्रीफ में फंक्शन बताना है, ये सभी साथ में नहीं आ जाएगा, ये दे देगा, कभी ये दे देगा, आइरिस दे देगा, तो कभी लेंस दे देगा, तो कभी सिलेरी मसल्स दे देगा। तो इसमें से एकदम कंफर्म है दो क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें से एक और क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, क्या रहता है कि नियर पॉइंट हम लोग का आंख सबसे नजदीक हम लोग कितना दूर तक देख सकते, सबसे नजदीक आप लोग अगर लेके आइएगा तो इसके बाद हम लोग को धुंधला नजर आने लगता है, ठीक है। और दूर कहां तक देख सकते हैं, तो दूर कहां तक देख सकते हैं हम लोग, सूरज को भी देख सकते हैं, चांद को भी देख सकते हैं, तारा को भी देख सकते हैं, स्टार। सोचिए कितना फार है यहाँ से, कितना दूर है, मतलब फार पॉइंट आपका इंफिनिटी हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, इंफिनिटी हो जाएगा फार पॉइंट, क्योंकि हम लोग बहुत दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, इंफिनिटी। और नजदीक नियर पॉइंट हम लोग 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं। आप लोग कीजिए यहाँ पे, अगर आप लोग का हाथ में पेन है तो आप लोग इस तरह से नजदीक कीजिए तो धुंधला नजर आने लगेगा, और यहाँ कीजिए तो नजर आएगा, मतलब हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू में आपका आ सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग धूप में ब्राइट लाइट में रहते हैं और इंटर करते हैं रूम में तो हम लोग को धुंधला नजर आता है, अंधेरा नजर आता है। आप लोग भी एज्यूम किए होंगे, आप लोग भी ब्राइट लाइट से आए होंगे घर में और कुछ ढूंढ रहे होंगे तो नजर हल्का हल्का आ रहा होगा, फिर अच्छे से नजर आने लगता है, थोड़ा देर के बाद कुछ समय के बाद हल्के हल्के अच्छा से नजर आने लगता है। तो ये सीबीएसई क्या इसको क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बना दिया कि हम लोग ब्राइट लाइट में रहते हैं तो इंटर करते हैं डिम लाइट, ठीक है, तो हम लोग को धुंधला क्यों नजर आता है, अंधेरा क्यों नजर आता है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए क्या है, इन ब्राइट लाइट द साइज ऑफ द प्यूपिल इज स्मॉल। तो हम लोग जब ब्राइट लाइट में रहते हैं तो आंख का जो प्यूपिल है साइज वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, जिससे लाइट क्या होता है, कम अंदर जाता है आंख में, क्योंकि छोटा होता है तो कम लाइट में हम लोग, ब्राइट लाइट में अगर कम लाइट हो तो हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई व्हेन वी एंटर अ डीम लाइट रूम, जब हम लोग डीम लाइट मतलब हल्का अंधेरा रूम में उसमें घुसते हैं, जाते हैं, इट टेक सम टाइम टू टेक द पीपल एक्सप्लेन, तो कुछ समय लेता है पीपल को एक्सप्लेन करें। अब डियर स्टूडेंट, पीपल जब बड़ा होगा तो जो लाइट है, रे है, वो अच्छे अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में आंख के अंदर जाने लगेगा, क्योंकि धूप में थे तो कम जा रहा था और जब अंधेरा रूम में आए, अब अंधेरा नहीं है, हल्का मतलब लाइट कम होगा, डीम लाइट, तो उसमें आए तो हल्के हल्के क्या हो गया, प्यूपिल एक्सपेंड होने लगा, जिसके कारण हम लोग सारा चीज फिर अच्छे से देखने लगे। मतलब यहाँ पे आप लोगों को दो पॉइंट याद रखना है, प्यूपिल इज स्मॉल, ब्राइट लाइट में प्यूपिल स्मॉल होता है और डीम लाइट में प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल एक्सपेंड हो जाता है, एक्सपेंड बढ़ जाता है, ओके। तो ये आप लोगों का 3 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का गारंटी आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस
टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू सी नियर बाय डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब कहने का आता है डिफाइन। पहला क्वेश्चन सीबीएसई हमेशा देता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? हम लोग दूर का चीज देखते हैं, फिर नजदीक का चीज देखते हैं, फिर इधर देखते हैं, फिर ऊपर देखते हैं, सारा चीज नजर आ जाता है। सोचिए कैसा हम लोग का आंख है, हर चीज नजर आता है, दूर का भी तुरंत नजर आ जाता है, नजदीक का भी तुरंत नजर आ जाता है। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्ट। यहाँ जो हमारा फोकल लेंथ है वो एडजस्ट कर लेता है, दूर का भी चीज नजर आ जाता है, नजदीक का भी चीज तुरंत नजर आ जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ। फोकल लेंथ एडजस्ट करता है दूर का चीज को भी और नजदीक का चीज को भी। नजदीक से दूर देखें या दूर से नजदीक देखें। तो यही है आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या देता है? व्हाट डू यू मीन या व्हाट इज मीन बाय लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन? इसका मतलब क्या है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसका मतलब है मिनिमम डिस्टेंस टू विच नॉर्मल आई कैन सी टू सिमिलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। मतलब हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट को हम अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं कि ये क्या है और ये क्या है, अलग अलग मिनिमम डिस्टेंस, सबसे नजदीक डिस्टेंस मतलब 25 सेंटीमीटर तक ही रहना चाहिए। उससे नजदीक करेंगे तो हमको नजर नहीं आएगा, हमको कि आप लोगों को भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो टू सिमिलर ऑब्जेक्ट को अलग अलग कहते हैं, सबसे नजदीक से नजदीक डिस्टेंस, उसी को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन। तो चलिए यहाँ पे पावर ऑफ एकोमोडेशन से ये दो क्वेश्चन आता है। और अब हम लोग देखेंगे हम लोग का आंख में जो बीमारी होता है, ये क्वेश्चन सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट एकदम। दो बीमारी का नाम देखते हैं जो आंख में हम लोग का होता है। तो दो बीमारी का नाम क्या है? ये हमेशा सीबीएसई पूछता है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे 3 क्वेश्चन लिख लो, आएगा 3 क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या है। लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। मतलब आप लोग घर में नाम रहता है कल्लू, मोटू, पतलू, जो भी आप लोग का नाम रहता है, घर में 2 नाम, बाहर में कोई और नाम। उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया का भी 3 नाम है, एक हाइपरमेट्रोपिया, एक फार साइटेडनेस, एक लॉन्ग साइटेडनेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें सीबीएसई डिफाइन करने के लिए पूछेगा, डिफाइन हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसका मतलब क्या था? ये कौन सा बीमारी आखिर आंख में है? तो ये बीमारी जो आंख में हो जाता है, तो ये फार ऑब्जेक्ट, वो दूर का चीज एकदम बढ़िया से देख लेगा, लेकिन नजदीक का चीज देखने में परेशानी होगा, बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब नजदीक का चीज अच्छा से नहीं नजर आएगा और दूर का चीज अच्छा से नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला डिफाइन था, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे? तो डियर स्टूडेंट, हाइपरमेट्रोपिया जो भी स्टूडेंट को या किसी को भी हो जाता है, तो ये जो इमेज बनता है, हम लोग का इमेज जो बनता है, जो आप हमको देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका रेटिना में इमेज बन रहा है। और ये बीमारी जिसको हो जाता है वो रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे इमेज बनने लगता है, जिसके कारण वो अच्छे से नहीं देख पाता है दूर का ऑब्जेक्ट। तो अब क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट? जो पीछे बन रहा है, बिहाइंड बन रहा है, उसको हमको उठा के रेटिना के पास लाना पड़ेगा, तभी आपका इमेज क्लियरली नजर आएगा। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे? देखिए फिगर में बनाया हुआ है, डिफेक्टेड आई, जो बीमारी से जूझ रहा है वो आए। उसके बाद करेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? करेक्ट उसको रेटिना में लाएंगे। तो कौन सा लेंस लगाएंगे? तो कन्वेक्स लेंस लगा के हम लोग जो बिहाइंड बन रहा था इमेज, उसको हम लोग थोड़ा रेटिना में, थोड़ा क्या पूरा अच्छे से रेटिना में लाएंगे, तभी नजर आएगा। तो देखिए 3 डायग्राम है, तीनों डायग्राम आप लोगों को एग्जाम में बनाना है। अगर आएगा करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ड्रॉ डायग्राम, एकदम बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन कभी कभी इसी में ऐड कर देता है, ये जो हाइपरमेट्रोपिया हुआ क्या कारण है? कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो क्या कारण है? तो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, इंक्रीज फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाता है और आई बॉल जो है वो बहुत ही छोटा हो जाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन डिफाइन हाइपरमेट्रोपिया आएगा, दूसरा कैसे ठीक किया जाता है वो डायग्राम बनाने के लिए आएगा, तीसरा जो आएगा वो आप लोगों का कॉजेस, किस कारण से हाइपरमेट्रोपिया होगा। सेम यही क्वेश्चन एक और बीमारी है, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और मायोपिया। इसमें कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें क्या है? नजदीक का चीज अच्छे से देख लेंगे। इसमें क्या था? लॉन्ग साइटेडनेस में नजदीक का चीज अच्छे से नजर नहीं आता था, लेकिन अगर ये बीमारी किसी के आंख में हो गया तो नजदीक का चीज अच्छे से नजर आएगा, लेकिन अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, दूर का चीज नजर नहीं आएगा, जिनको भी हो जाएगा। तो ये सबसे पहले डिफिनेशन आएगा, तो आप लोग ये याद कर लोगे, ये डिफिनेशन आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करेक्ट कैसे करेंगे?
करेंगे, फिर डायग्राम आ रहा है, 3 डायग्राम आ रहा है करेक्ट करने के लिए मायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज था रेटिना के पीछे बन रहा था, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में, मायोपिया में जो इमेज बनेगा फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब रेटिना में बनने से पहले बन जाएगा, रेटिना में नहीं बनेगा बल्कि उसके पहले बन जाएगा। अब ये बीमारी को हम लोग ठीक कैसे करेंगे, तो जो 3 डायग्राम नजर आ रहा है, मतलब हम लोग कनकेव लेंस लगा के उसको दूर कर देंगे, जो रेटिना से पहले बन रहा है, देखिए इमेज में पहले बन रहा है, उसको दूर करेंगे हम लोग कनकेव लेंस लगा के। तो ये तीनों डायग्राम आप लोग अच्छे से कॉपी बना लो, आएगा ये तीनों डायग्राम, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, तो ये 3 क्वेश्चन आएगा। एक और सीबीएसई न्यू क्वेश्चन ऐड किया, सेम है लेकिन क्या बोला है कि एक स्टूडेंट जो है वो नजदीक का चीज अच्छे से नहीं देख पा रहा, मतलब वो फ्रंट बेंच में बैठा हुआ है, तो ब्लैक बोर्ड में जो टीचर लिखा रहा है क्वेश्चन उसको नजर नहीं आ रहा है, तो टीचर उसको लास्ट बेंच में बैठा दिया, तो अब नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग ध्यान दे, नजदीक का चीज नजर नहीं आ रहा था लेकिन दूर चला गया लास्ट बेंच में तो नजर आने लगा, मतलब उसको कौन सा बीमारी हो गया, हाइपरमेट्रोपिया। कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक का चीज नहीं नजर आता है, उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। अब यही पे क्वेश्चन कर दिया ऐड, उसको ठीक किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, तो कन्वेक्स लेंस लगा के उसको ठीक किया जाए, और डायग्राम भी आ जाएगा। तो 3 डायग्राम जो आ रहा था, करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो उसको तीनों डायग्राम बनाएंगे और दिखाएंगे किस तरह से हम वो स्टूडेंट का जो भी लड़का है उसको हम, या जो भी स्टूडेंट है उसको हम ठीक कर सकते हैं कन्वेक्स लेंस लगा करके। अब यही पे आया कि क्या कारण था कि उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, यही देखिए तीनों क्वेश्चन ऐड कर दिया, सिर्फ एक लड़का को फ्रंट बेंच में बैठा के और बैक पीछे बेंच में बैठा के, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह आ सकता है क्वेश्चन कि एक आदमी है, एक मैन है जो कि गाड़ी में बैठा हुआ है, और वो दूर का जो है गाड़ी, वो जो नेम प्लेट है, तो दूर का जो नेम प्लेट है नजर आ रहा है और नजदीक का नेम प्लेट नजर नहीं आ रहा है, तो कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो नजदीक का चीज नजर नहीं आ रहा है और दूर का चीज नजर आ रहा है, तो वही हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, नजदीक का चीज नजर आ रहा है, दूर का चीज नजर नहीं आ रहा। तो जो भी होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों का सीबीएसई दे सकता है, नजदीक का चीज नजर आ रहा है, दूर का चीज नजर नहीं आ रहा है, तो कौन सा बीमारी, तो ये जो 2 बीमारी आप लोग अच्छे से याद कर लो। जो आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म में किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, सबसे पहला क्वेश्चन सीबीएसई का ये डायग्राम दे देगा। देखिए डायग्राम यहाँ पे आ रहा है, किस तरह से डायग्राम आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे हो रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, कौन कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, किस तरह से आपका डायग्राम, ये आप लोग अच्छे से डायग्राम बनाओगे। और यहाँ से एक क्वेश्चन सीबीएसई और दे देता है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे है, जहाँ आपका इंसिडेंट रे जो जा रहा है और इमर्जेंट रे दोनों जो मिल रहा है, जहाँ पे मिल रहा है वही एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन वहां पे बन रहा है। मतलब 2 चीज याद रखिएगा, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां पे मीट करता है वही एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन आता है कि अगर एक प्रिज्म है तो उसमें जो 7 कलर, देखिए एक प्रिज्म से एक व्हाइट लाइट, देखिए डायग्राम में देखिए आप लोग, व्हाइट लाइट जो जा रहा है उसका 7 कलर में बन जा रहा है। 7 कलर में कौन कौन है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये एक पट्टा है, बैंड है, तो वो जो बैंड में आ रहा है 7 कलर, उसी को कहते हैं स्पेक्ट्रम, बैंड ऑफ 7 कलर। 7 कलर जहां पे आ रहा है ना 7 कलर, तो उसका नाम दिया गया है स्पेक्ट्रम। अब देखिए ये जो 7 कलर टूटा है, कौन सा कलर टूटा, व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर में टूट जा रहा है। देखिए 7 कलर में कौन कौन कलर में टूट रहा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और देखिए इसका वेव लेंथ जो है यहाँ फिगर में आ रहा है, वेव लेंथ सबसे ज्यादा जो वेव लेंथ है वो रेड का है 7900 एंगस्ट्रॉम। ए जो है वो इसका यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ओके। और सबसे कम जो है वो वायलेट का है 400 एंगस्ट्रॉम। तो ये रेड का है सबसे ज्यादा वेवलेंथ, इसीलिए सबसे पहले जो कलर प्रिज्म से होके निकला है वो रेड कलर है, और सबसे नीचे जो है वो आपका वायलेट है, ओके। तो जिस तरह से वेवलेंथ घटते जा रहा है, रेड फिर ऑरेंज फिर येलो फिर ग्रीन फिर वायलेट फिर इंडिगो फिर वायलेट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का वेवलेंथ की वजह से जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ है वो सबसे पहले ग्लास प्रिज्म से निकल रहा है बाहर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, डियर स्टूडेंट यहाँ भी तो व्हाइट लाइट है, तो ये व्हाइट लाइट अगर एयर में अभी यहाँ पे अगर है व्हाइट लाइट, तो इसका वेवलेंथ सारा कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारा कलर का वेवलेंथ जो होगा
वो सेम होगा। वो जैसे प्रिज्म के अंदर जाएगा सबका वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगा। इसलिए 7 कलर आपको पता होना चाहिए। 7 कलर 7 कलर से मिलके बनता है व्हाइट लाइट। 7 कलर से मिलके व्हाइट लाइट बनता है। तो प्रिज्म में जाता है तो सब टूट जाता है। तो यही है आपका डिस्पर्सन। ये डिफाइंड स्पेक्ट्रम आएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन डिस्पर्सन आएगा और पहला क्वेश्चन तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म बनाने के लिए दे देगा और एंगल ऑफ डेविएशन का डेफिनेशन भी दे देगा। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन, मतलब डिस्पर्सन जो व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रहा है 7 कलर से, कारण क्या है? कारण जो है वो वेवलेंथ है। सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है, इसीलिए वो क्या होता है, टूट जाता है 7 कलर में। अब सबसे कम डेविएट मतलब सबसे कम डेविएट कौन कलर होता है? तो रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये वेवलेंथ, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है तो ये सबसे कम डेविएशन करेगा। और सबसे ज्यादा डेविएशन कौन करेगा? तो वेवलेंथ वायलेट का सबसे कम था तो ये सबसे ज्यादा डेविएशन होगा। तो यहां से ये क्वेश्चन आया है। एक और क्वेश्चन यहां से आता है, हाउ डज रेनबो फॉर्म और व्हाट आर द कंडीशन इन विच रेनबो फॉर्म, मतलब रेनबो कैसे बनता है? रेनबो तो बच्चों को पता है कि रेनबो जो है हम लोग का 7 कलर का होता है। तो हम लोग का रेनबो कब बनता है? जब पानी पड़ने वाला रहता है या पड़ चुका रहता है, मतलब हम लोग का एटमॉस्फेयर में पानी का ड्रॉपलेट रहता है, वाटर ड्रॉपलेट रहता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर जो ड्रॉपलेट है वो एक प्रिज्म का काम करता है। किसका काम करता है? प्रिज्म का। और आप लोगों को पता है अगर एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से होके गुजरता है वो तो 7 कलर में क्या होता है? स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो उसी तरह वाटर ड्रॉपलेट जो एटमॉस्फेयर में है वो प्रिज्म का तरह काम करता है और सूरज का किरण जब उसमें घुसता है तो वो 7 कलर में टूट जाता है। इन दैट्स वेयर रेनबो आर फॉर्म्ड। इसी तरह रेनबो बनता है। अब लोग ध्यान दीजिएगा, रेनबो हमेशा सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। सूरज उधर होगा तो रेनबो सामने बनेगा, हम लोग इधर होंगे, रेनबो सन इधर होगा तो रेनबो इधर बनेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। ये कंडीशन है रेनबो बनने का। तो ऑपोजिट ऑफ द सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन रेनबो का भी आता है और डायग्राम भी आता है। देखिए रेनबो का क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आप लोग देख ले, इस तरह से रेनबो का क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। आप लोग लाइट चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल इन वन मीडियम ट्राई टू एंटर द अनदर मीडियम एंड सेंड बैक टू द फर्स्ट मीडियम, मतलब बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट। सिंपल वर्ड में कीजिएगा, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट बेंड हो जाता है, बेंड होते जाता है। तो ये एटमॉस्फेयर में बेंड होता है। अब बोलिएगा सर एटमॉस्फेयर में कैसे बेंड होता है? हम लोग पानी में देखें, ग्लास स्लैब में बेंड होते हुए देखें, तो पानी एटमॉस्फेयर में कैसे होता है? तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारा लेयर है और अलग अलग लेयर का अलग अलग टेम्परेचर है। तो अलग अलग लेयर है जिसके कारण क्या होता है? वाई द स्टार ट्विंकल, तारा क्यों टिमटिमाता है, आसमान ब्लू क्यों नहीं जाता, वाई द स्काई आर ब्लू, वाई द ड्यूरिंग सनशाइन एंड ड्यूरिंग सनसेट द सन आर अपीयर टू रेड। सूरज निकलने के समय और सूरज डूबने के समय क्यों सूरज लाल नजर आता है, ठीक है। आसमान ब्लू क्यों नजर आता है, तारा क्यों टिमटिमाता है। तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई कभी कभी दे देता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, मतलब एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। जो जो क्वेश्चन बताए थे आप लोगों का बहुत कम समय में, एक शॉर्ट में आपका ये चैप्टर क्लीन हो गया, क्लियर हो गया एकदम कंसेप्ट के साथ। आप लोग अच्छे से इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लो कॉपी।